अस्सलामुअलैकुम और गुड इवनिंग लंदन। मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में मैं आपके सामने मौजूद हूँ। नीलम इस शो का बाकायदा हिस्सा होती हैं, मेरे साथ को होस्ट होती हैं। वो अगरचे इस वक्त स्टूडियो में तो मौजूद नहीं, लेकिन मैं आपको इत्मीनान दिलाता चलूँ कि वो इस शो का हिस्सा होंगी। उनको हम शरीक करेंगे ब्रेक के बाद। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, अभी हाल ही में हमने देखा 14 अगस्त गुजरी, पाकिस्तान का योम आज़ादी। तो उस हवाले से एक सरप्राइज़ लेके आ रही हैं नीलम। वो सरप्राइज़ क्या होगा वो ब्रेक के बाद आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप प्रोग्राम को देखते रहिएगा। ब्रेक तक भी देखें, ब्रेक के बाद भी देखें, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारी ख़बरें हैं उनको शामिल करने से पहले अगर हम कुछ बात कर लें यहाँ बरतानिया के हवाले से, इसके मौसम के हवाले से। यकीनन समर टाइम इस वक्त मौजूद है बरतानिया में और जो गर्मी है वो शदीद तरीन पड़ रही है। हमने देखा पिछला जो कुछ अरसा था उसमें शदीद जो हीट वेव्स हैं उनसे भी हम गुजरे। कम से कम 2 ऐसी थी जो तवील अरसा चली भी और काफ़ी गर्म दिन रहे, साल के गर्म दिन। और बहुत सारा जो गुज़िश्ता अरसा है उसके भी वो बहुत गर्म दिन रहे। अब उम्मीद की जा रही है कि जो कुछ आने वाले दिन हैं उनमें ये सिलसिला थमेगा, कुछ मौसम अच्छा होगा। हम उम्मीद करते हैं, दुआ गो भी हैं कि जल्द अज जल्द ये जो मौसम है वो अच्छा आए। ख़ास तौर पे क्योंकि तकरीबन 87 बरस की सबसे कम बारिशें हुई हैं इंग्लैंड में भी, वेल्स में भी। तो इस वजह से जो कुछ इलाके हैं इंग्लैंड के, कुछ एरियाज़ हैं, उनको बाकायदा तौर पर ऑफिशियल तौर पर खुश्क साली वहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है क्योंकि बारिशें कम हुई हैं, पानी का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो चुका है। और इस वजह से उस इलाके के जो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले हैं उनको यकीनन बहुत सारी मुश्किलात का सामना आ रहा है और उसमें पानी की जो कमी है उसका सामना भी करना पड़ रहा है। और बहुत सारी वार्निंग्स भी बहुत सारी जो वार्निंग्स हैं वो भी जारी की गई हैं मुख्तलिफ इलाकों में कि पानी का जो इस्तेमाल है उसको एहतियात से किया जाए, महदूद किया जाए। तो ये सब कुछ जो है वो हीट वेव की वजह से भी, गर्म मौसम की वजह से भी और फिर जो बारिशें कम होना उसकी वजह से भी। इस वजह से ख़ास तौर पर हम दुआ गो हैं कि जो मौसम है इसमें बेहतरी आए और जो बारिशों का सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो। अगरचे यहाँ पे बरतानिया में रहते हुए बारिश की दुआ करना थोड़ा सा अजीब सा भी है क्योंकि यहाँ के मौसम के बारे में तो यही कहा जाता है कि सुबह आप जब घर से निकलते हैं आपको सूरज मिलता है लेकिन किसी भी वक्त बारिश हो जाती है। लेकिन अब बहुत सारे दिन ऐसे हो चुके हैं जब हमें बारिश देखने को नहीं मिली। तो हम दुआ गो हैं कि ये जो मौसम है वो रूटीन की तरफ जल्द से जल्द आए। बहरहाल बहुत सारी दीगर चीज़ें भी हैं, चूँकि ये प्रोग्राम कुछ वक्फे के बाद हो रहा है गुड इवनिंग लंदन का। तो बहुत सारी जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, इंटरनेशनल हैपनिंग्स हैं, पाकिस्तान में होने वाली चीज़ें भी हैं, वो भी गाहे बगाहे उसका भी जिक्र करते रहेंगे, उस हवाले से भी गुफ्तगू करते रहेंगे। लेकिन एक बहुत अहम इवेंट जो यहाँ पर बरतानिया में मुनक्किद हुआ उसकी बात करेंगे, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान के गुज़िश्ता 52 साल में सबसे अच्छी कारकर्दगी रही इन गेम्स में। इंग्लैंड में जैसे कि हम सबको पता है इसका इनेकाद हुआ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मुनक्किद हुई। ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे बरतरी ले गया, 178 जो मेडल्स हैं वो मजमूई तौर पर उसने हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर इंग्लैंड रहा, 176 मेडल्स हासिल किए। और एक कामयाब इवेंट था, अच्छा इवेंट था, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा रहा क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें 8 मेडल्स हासिल किए। लेकिन ये जो कारकर्दगी है पाकिस्तान की 1970 के बाद सबसे अच्छी कारकर्दगी है। जो गुज़िश्ता गेम्स हुई थी 2018 में उसमें पाकिस्तान सिर्फ 5 मेडल्स हासिल कर सका था। तो ये जो अभी मुनक्किद हुई हैं गेम्स इंग्लैंड में, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद है क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, 8 मेडल्स हासिल किए और पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्मेंस कैसी रही इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इमरान अहमद मानी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। इमरान, पाकिस्तान की 1970 के बाद जो हम देख रहे हैं सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है ये हाल वाली जो हुई कॉमनवेल्थ गेम्स, और उसमें मेहनत नज़र भी आ रही थी जिस तरह से खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और फिर मेडल्स भी जीते। क्या समझते हैं आप बुनियादी वजह की कि इस दफ़ा परफॉर्मेंस गुज़िश्ता की निस्बत बहुत अच्छी रही? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की हालिया कॉमनवेल्थ गेम्स में, नो डाउट के 70 के बाद जो ये हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और ओवरऑल अगर हम स्टैंडिंग देखते हैं या मिडिल टेबल पे पोजीशन देखते हैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो रिजल्ट है पास्ट की निस्बत काफ़ी बेहतर नज़र आता है। लेकिन इसमें देखें, ज़्यादा जो दखल है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अपनी कहना चाहिए कि उनकी सेल्फ प्रिपरेशन थी। ज़्यादातर खिलाड़ी जो है वो अपनी मदद आपके तहत कह लें या अपने टैलेंट के बलबूते पर जो है परफॉर्म करते नजर आए।
जिस तरह मैं नूर दस्तगीर भट्ट की बात करूंगा, तो नूर दस्तगीर भट्ट के वालिद जो है वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो उन्होंने खुद अपने घर में जो है जिम बना रखा है, जहां पर वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं और अपनी जो फिटनेस के ऊपर या अपनी जो भी स्किल्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे मिसाल दूंगा अरशद नदीम की, कि अरशद नदीम को बहरहाल टोक्यो ओलंपिक्स के मौके पर जो है कुछ अरसे के लिए ट्रेनिंग के लिए बाहर भिजवाया गया था। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नजर आई है, तो उसमें बड़ा दखल खिलाड़ियों की अपने हार्डवर्क का है, उनका जो अपना हार्डवर्क था या जो उनकी अपनी स्किल्स थी। क्योंकि देखिए, एक मिसाल मशहूर है कि टैलेंट जो होता है, टैलेंट बोलता है, टैलेंट कहीं ना कहीं खुल के सामने आता है। तो ये जो था एक टैलेंट था। हाँ, अरशद नदीम ने परफॉर्म किया लंदन ओलंपिक सॉरी टोक्यो ओलंपिक्स में, या बाज एक दो हमारे दीगर एथलीट्स थे, तलहा तालिब थे, उन्होंने परफॉर्म किया। तो उस चीज से दीगर एथलीट्स को मोटिवेशन जरूर मिली है, कि उनको एक मोटिवेशन मिली। लेकिन अगर हम ये कहें कि उनके लिए बहुत ज्यादा काम हुआ है या उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई है, तो ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है। अच्छा इमरान, आपने सहूलियात के हवाले से काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू की। इस हवाले से भी बताइएगा कि अमूमन ये बात मीडिया में आती है, हम सुनते हैं कि सहूलियात नहीं दी जा रही, जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी कमी है, और ख़ुद से हमने देखा न्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों को ख़ुद से उसके बारे में करना पड़ता है। तो आपके ख्याल में क्या वजह क्या है? क्या बजट की कमी है? क्योंकि बजट तो हर चीज़ का एलोकेट होता ही है, थोड़ा हो ज़्यादा हो, क्या बजट मज़ीद इंक्रीज़ कर देने से ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया ये है कि आज तक स्पोर्ट्स को जो है वो तरजीहात में शामिल नहीं किया गया। और ये डिसाइड किसने करना होता है? जो भी थिंक टैंक होता है या जो भी आपके ये कह लें कि जिनके हाथ में ये सारी चीज़ें होती हैं, चाहे आप इसमें हुकूमत की बात कर लें, चाहे स्पोर्ट्स बोर्ड की बात कर लें, या दीगर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनका काम होता है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई होती है कि आपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, आपने टैलेंट तलाश करना है, आपने खिलाड़ियों की कोचिंग एंड जो ट्रेनिंग है उसके लिए बंदोबस्त करना है। ये सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नंबर वन तो यह है कि तरजीहात में शामिल ही नहीं रही। अब तरजीहात में शामिल क्यों नहीं रही? उसकी एक बड़ी वजह है कि जब लोग मेरिट के ऊपर लोग नहीं आएंगे, जो लोग अहल लोग होंगे, आप उनको आगे नहीं लाएंगे, तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है कि अमूमन स्पोर्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो उसमें वो लोग आगे आते हैं, या तो वो पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड होता है, सियासी बुनियादों पे तकरीरियां होती हैं, या ताल्लुकात की बुनियाद पे तकरीरियां होती हैं। अगर हम हालिया हॉकी फेडरेशन की बात कर लें जिस तरह से, तो हॉकी में एक अरसे से हम देखते हुए आ रहे हैं, जो साहिब इक़्तिदार होते हैं या जो पार्टी जो है बरसर इक़्तिदार होती है, उसका सेक्रेटरी आ जाता है या उसका प्रेसिडेंट आ जाता है। इसी तरह दीगर फेडरेशंस में अगर हम देखें, कबड्डी की मैं आपको मिसाल दूं कि कबड्डी में एक अरसे से हम सियासत में तो मौरूसी सियासत की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कबड्डी में आपको मौरूसियत नजर आ रही है कि पहले प्रेसिडेंट जो थे वो चौधरी ज़हूर इलाही साहब थे, फिर उसके बाद जो सदारत थी वो चौधरी शुजात हुसैन के पास आ गई, फिर उनकी फैमिली के अंदर सालिक हुसैन साहब के पास आ गई। तो मतलब ये चीजें जब स्पोर्ट्स के अंदर होंगी, पॉलिटिकल बेसिस पे लोगों की तकरीरियां होंगी, मेरिट को उड़ाया जाएगा। आप जो है नॉट ओनली के प्रेसिडेंट वो फेडरेशन के अंदर, इवन के जब आगे आप ग्रास रूट लेवल पे चले जाएं या आप खिलाड़ियों की सतह पे चले जाएं, तो वहां पर भी जब ये चीजें होंगी, आप टैलेंट को आगे नहीं आने देंगे, तो फिर आपके पास में इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे कि आप जो है मतलब डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें सारी चीजें मिल मिला के जो है स्पोर्ट्स को हमारे यहाँ स्टेक पे लगाती हैं, या ये कह लें कि स्पोर्ट्स जो है उस तरह से एक स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो डेवलप नहीं हो पाता जिसकी जरूरत है, या दीगर ममालिक में हम देखते हैं जिस तरह से स्पोर्ट्स कल्चर है। तो ये सारी चीजें हैं। जाहिर है जब आप अहल लोग नहीं आते हैं, उनको नहीं पता होता है कि स्पोर्ट्स को किस तरह प्रमोट करना है, उनको सिर्फ ये पता होता है कि हमने अपने आप को कैसे सेव करना है, या अपने करीब के लोग हैं उनको कैसे सेव करना है, या उनको कैसे नवाजना है। जब उनको ये चीजों उनकी तरजीहात ये होंगी, तो फिर खेल कैसे तरजीहात में शामिल होंगे? जब खेल तरजीहात में नहीं होंगे, तो उसके लिए जो है फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसकी प्रमोशन पे भी काम नहीं करेंगे, और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए भी काम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसके जी। अलावा फर्दर मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं कि एक बड़ा फैक्टर जो है, हमारे यहाँ खिलाड़ियों को जब तक आप उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं करेंगे, आप उनके फ्यूचर को उनके लिए जॉब्स का बंदोबस्त नहीं करेंगे, उनको इंसेंटिव नहीं देंगे, तो खिलाड़ी किस तरह से अपना टैलेंट शो करेंगे, या किसका दिल चाहेगा कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आएगा? आपको मिसाल दूं कि अभी रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमारे बाज जो मेडलिस्ट हैं, उनके पास अपनी जॉब नहीं है।
आप स्नूकर का जो पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियन है एहसन रमजान, उसके पास अभी जॉब नहीं है। इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं कि जो खिलाड़ियों के पास जब जॉब्स नहीं होती हैं तो फिर वो ये बहुत बड़े मसाइल हैं और ये इस चीज़ की एक बड़ी एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जो है वो तरजीहात में शामिल नहीं है। जी इमरान, अच्छा आपने तफसील से इस हवाले से गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या सिर्फ ये सियासत ही है जो आपने कहा, जैसे कि जो हर चीज़ के अंदर सियासत है उस वजह से परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है? इसके साथ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की कम से कम 2 स्पोर्ट्स तो ऐसी थी जो अरसा दराज तक पाकिस्तान उनके ऊपर राज करता रहा, उस हवाले से पाकिस्तान पहचाना जाता था, स्क्वॉश और हॉकी। अभी हमने देखा ये मौजूदा जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी उसमें इन दोनों स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। तो इसकी क्या वजह है? ये जो 2 गेम्स जिसमें पाकिस्तान बहुत आगे जाता था उनको भी निगलेक्ट कर दिया गया। देखिए, आप अगर स्क्वाश की और हॉकी की बात करते हैं, नो डाउट कि पाकिस्तान ने रूल किया इन दोनों गेम्स के ऊपर, पाकिस्तान ने रूल किया। स्टिल पाकिस्तान जो है अभी भी सबसे ज़्यादा हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाला मुल्क है। 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीता, 3 मरतबा आपने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इसी तरह स्क्वाश में बेपनाह आपने टाइटल्स लिए। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप खेल रहे होते हैं या आपके पास टैलेंट दस्तयाब होता है, आपके पास ऐसे प्लेयर्स होते हैं, तो आपको उनका बैकअप तैयार करना होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बैकअप तैयार नहीं किया गया। स्क्वाश की अगर आप बात करते हैं तो स्क्वाश एक मखसूस हल्के तक, एक मखसूस इलाके तक आप पे महदूद थी। जो नवा किले का इलाका है वहाँ से स्क्वाश प्लेयर्स आते थे। चाहे आप जहांगीर खान की बात करें, चाहे रोशन खान की बात करें, चाहे आप जहांगीर खान की बात करें या दीगर खिलाड़ियों की बात करें। उसके बाद आपने स्क्वाश के ऊपर काम नहीं किया। आपने जो खिलाड़ी चले गए, उसके बाद आपने उसकी प्रमोशन के लिए काम नहीं किया। आपने ग्रास रूट के ऊपर काम नहीं किया। आपने नर्सरीज नहीं बनाई, आपने एकेडमीज नहीं बनाई, आपने ट्रेनिंग एंड कोचिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की। जो खेल था वो सिमट कर रह गया, चंद मखसूस हलकों तक सिमट कर रह गया। इसी तरह हॉकी में पहले जो लड़के आते थे या टैलेंट आता था, वो स्कूल से, कॉलेजेस से, क्लब लेवल से, वहां से आता था। अनफॉर्चुनेटली आपके स्कूल्स में हॉकी खत्म हो गई। आपके पास जो कॉलेज थे वहां पे हॉकी खत्म हो गई। जो आपके डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट्स ने हॉकी बंद कर दी। फिर इसी तरह जो ग्राउंड्स की भी देखभाल, जो बचे कुचे ग्राउंड थे उनको भी किसी ने नहीं पूछा। मतलब जो आपने सहूलियात प्रोवाइड नहीं की। जाहिर है जब खेलने वाले नहीं थे तो सहूलियात भी कहाँ से आनी थी। खेलने वाले नहीं रहे, फिर देखने वाले भी नहीं रहे, फिर खिलाने वाले जो थे वो भी अपनी धुन में मगन रहे। ये सारी चीजें थी। फिर आप ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास टैलेंट खत्म हो गया। टैलेंट आपके पास बिलाशुबा होगा, लेकिन क्या आपने टैलेंट को तराशना होता है, उसको आपने मौका फराहम करना होता है, आपने उसके ऊपर काम करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। जब आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो उसके बाद सारी चीजें आवे का आवा ही बिगड़ गया। आपके पास जो है फिर कोई खिलाड़ी नहीं आए, ना स्क्वाश में आपको फिर खिलाड़ी मिले, ना हॉकी में आपको खिलाड़ी मिले। एक-एक करके आपके पास से जो टाइटल्स थे वो भी जाते रहे। और फर्दर ये अब हॉकी में अगर आप हाल देखें, जो 4 मर्तबा का वर्ल्ड चैंपियन था आज 18वें नंबर पर है। स्क्वाश में आपके खिलाड़ी मेरे ख्याल है शायद टॉप 50 में भी मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हॉकी को, स्क्वाश को या दीगर गेम्स को डैमेज किया। अच्छा इमरान, आप बहुत तवील अरसे से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, आप फील्ड में भी जाते हैं और गहरी नज़र रखते हैं जो स्पोर्ट्स के मामलात हैं उसके ऊपर भी। आपके ख़्याल में क्या करना चाहिए पाकिस्तान को मज़ीद इम्प्रूव कर सके पाकिस्तान अपनी इस परफॉर्मेंस को, और कौन सी जो मज़ीद सहूलियात हैं, ट्रेनिंग है, उस हवाले से भी बताइएगा कि क्या कुछ मज़ीद ऐसी गेम्स भी हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को प्रॉपर फैसिलिटीज़ फराहम करे पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को, तो उन गेम्स में भी वो तमगे जीत के दे सकते हैं पाकिस्तान को। देखिए, यहाँ पर मैं ये बात करूँगा, आपको अपनी अभी से तरजीहात डिसाइड करनी होंगी, आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, अगले बड़े इवेंट्स स्पेशली ओलंपिक्स के लिए। तो सबसे पहली तो हमारी जो तरजीह होनी चाहिए, वो हॉकी होनी चाहिए, क्योंकि हॉकी आपका कौमी खेल है। अब अगर हम देखें तो सिर्फ़ किताबों की हद तक कौमी खेल रह गया है कि सिर्फ़ आने वाली जनरेशन को मेरा ख़्याल है ये भी नहीं पता होगा कि आपका नेशनल गेम क्या है। तो सबसे पहली तो तरजीह ये होनी चाहिए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मज़ीद खेलों की, तो मज़ीद खेलों में आपको नज़र आया कि रेसलिंग में हम हमेशा मेडल जीतते हैं। ये पहला मौका नहीं है, रेसलिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह में हमने पहले भी मेडल जीते हैं, एशियन गेम्स में आपने मेडल जीते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रेसलिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर एथलेटिक्स के जो इवेंट्स हैं, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो या दीगर इवेंट्स, बाज़ हमारे पास ठीक है, जेवलिन थ्रो में आपने मेडल्स जीते या आपने रेसलिंग में मेडल्स जीते या मार्शल आर्ट में आपके पास शाह हुसैन शाह ने आपको मेडल जीत के दिया, जूडो में। तो इन खेलों के ऊपर सबसे पहले आपको तरजीह
देनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ आप बहुत ज़्यादा खेलों की तरफ नहीं जाएँ। अगर आपने जाना है, आप चाहते हैं कि ओलंपिक मेडल आपके पास आए जिसको जीते हुए आपको कई साल बीत चुके हैं। आखिरी ओलंपिक मेडल पाकिस्तान ने 1992 में जीता था, उसके बाद एक सिंगल मेडल आप नहीं जीत सके हैं पाकिस्तान। तो सबसे पहले आप बेहतर होगा कि आप ये डिसाइड कर लें कि कितने गेम्स के ऊपर आपने फ़ोकस करना है। आप चंद गेम चुन लें, चंद गेम सेलेक्ट कर लें, आप उनके ऊपर ही फ़ोकस करें, बजाए इसके कि थोड़ा-थोड़ा आप तमाम गेम्स के ऊपर फ़ोकस करें। आप जिन गेम्स में एशियन लेवल पे या कॉमनवेल्थ गेम्स की सतह पे आप मेडल जीत रहे हैं, तो पहले आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करें। बिलखुसूस जेवलिन थ्रो हो गया, रेसलिंग हो गई, जूडो हो गया। हाँ, मार्शल आर्ट्स में के दीगर इवेंट्स में भी आपको बाज़ टैलेंटेड प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। इवन कि आपको फीमेल के अंदर जिस तरह नरगिस हज़ारा हैं या कुलसूम हज़ारा हैं, इस तरह के प्लेयर हैं, आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करें। हाँ, या एक खेल के ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा कि जो हर थोड़े अरसे बाद पाकिस्तान को कोई टाइटल लेकर देता है, वो है स्नूकर। कि स्नूकर में आपके पास हर थोड़े अरसे बाद कोई एक प्लेयर आता है जो आपको बड़ा टाइटल लेके देता है। 2 मर्तबा मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड चैंपियन बने, एहसन रमज़ान वर्ल्ड चैंपियन बने। इसके अलावा बाज़ आपके खिलाड़ी हैं जो बड़े इवेंट्स में फाइनल तक या सेमीफाइनल तक जाते हैं। तो ऐसे खेल जहाँ पे आपको मेडल्स मिल रहे हैं या जहाँ आपको कामयाबियाँ रीजनल लेवल पे आपको मिल रही हैं या बाज़ में वर्ल्ड लेवल पे मिल रही हैं, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, उनकी प्रमोशन और उनकी प्रोजेक्शन के लिए काम करें। तो उनका जो टैलेंट है उसको आप सामने लाएँ, फिर आप दीगर खेलों की तरफ तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया इमरान अहमद मानी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने तफसील से जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है कॉमनवेल्थ गेम्स में, उस हवाले से आपने ज़िक्र किया, उस हवाले से आपने आगाही दी हमारे नाजरीन को। और अब एक दिलचस्प खबर शामिल करेंगे प्रोग्राम में। फ्रांस के एक साइंसदान हैं, बल्कि एटमी एनर्जी कमीशन के सरबराह हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक तस्वीर ट्वीट की और कहा कि ये जो तस्वीर है ये जेम्स जो टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, उससे ली गई है और सूरज के नज़दीक तरीन सितारे की तस्वीर है। और उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने रीट्वीट भी किया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होने लगी। लेकिन फिर कुछ रोज़ बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और माफ़ी मांगी कि वो जो मैंने तस्वीर पोस्ट की थी वो दरअसल एक सॉसेज की तस्वीर थी जिसको ब्लैक बैकग्राउंड के साथ लिया गया था। और इसको करने का मकसद उनको ये था, दोनों तस्वीरों को पोस्ट करने का और उसके बाद वजाहत देने का। उनके मुताबिक जो फ्रांसीसी साइंसदान है उन्होंने कहा कि इस हवाले से, साइंस के हवाले से भी और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता कुछ अर्से में जब से हमने देखा कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके ज़रिए से बहुत सारी तस्वीर आई जो नासा ने जारी की थी, वो हम लोगों के सामने है। उसके ऊपर तरह तरह के तबसरे हो रहे थे और उस बुनियाद पर बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ भी शाया कर रहे थे, फेक जो तस्वीर लेके वो भी शाया कर रहे थे और उसको उससे एसोसिएट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी इसलिए किया ताकि लोग इससे आगाह हों, एक आगाही का सिलसिला हो और लोग इस बात को ध्यान से रखें, इस बात के ऊपर वो मज़ीद मुहतात हों कि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी खबर आती है हमारे सामने, जो भी तस्वीर आती है हमारे सामने, उसको बगैर सोचे समझे शेयर नहीं करना चाहिए और उसको शेयर करने से पहले थोड़ी तहकीक कर लेनी चाहिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी कि जो एटमी एनर्जी कमीशन के डायरेक्टर हैं उन्होंने ख़ुद इस तरह की एक फ़ेक जो पोस्ट है वो की और कुछ अरसे बाद उसकी उन्होंने वजाहत भी जारी कर दी। और यकीनन एक इंटरेस्टिंग तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया लोगों को इस बात का समझाने का कि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी ख़बर आए, जो भी तस्वीर आए, उसको शेयर करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, उसके हवाले से थोड़ी सी तहकीक कर लेनी चाहिए। एक और जो न्यूज़ है उसको शामिल करेंगे, दिलचस्प खबर को शामिल करेंगे कि गुज़िश्ता दिनों बहुत वो वीडियो वायरल भी हुई सोशल मीडिया पे। एक न्यूज़ एंकर थे, उन्होंने वो ख़बर पढ़ी और ख़बर पढ़ने के बाद बेइख्तियार वो हंस पड़े। वो पूरा मामला क्या था, इस तरह से था कि न्यूज़ एंकर जो ख़बर पढ़ रहे थे किसी कैदी के हवाले से, किसी शख्स के हवाले से जिसको अदालत ने, 57 साल शख्स था, उन्होंने बहुत तेज़ ड्राइविंग की थी, 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई थी और अदालत ने उनको सज़ा सुनाई। और जब उनसे वजह पूछी गई कि आपने क्यों ऐसे किया, तो उन्होंने कहा कि मैं जो काम भी करता हूँ वो बहुत तेज़ी से करता हूँ, चाहे मैं किसी से बात कर रहा हूँ मैं वो भी तेज़ी से करता हूँ, मैं मुतालिया कर रहा हूँ वो भी बहुत तेज़ी से करता हूँ, जब मैं खाना खाता हूँ मैं जब बाकी, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, उन्होंने कहा कि मैं तेज़ी से सोता भी हूँ और गाड़ी भी तेज़ चलाता हूँ। तो इस पर अदालत ने जो कमेंट्स दिए, उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप मिस्टर फास्ट, हम देखते हैं कि अब आप ये
जो अपनी 6 माह की कैद है इसको कितनी तेज़ी से आप इसको काटते हैं। तो ये खबर पढ़ी उन एंकर्स ने और उसके बाद वो बेख्तियार हंस पड़े। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और बहुत मुश्किल होता है अगर हम बात करें यहाँ स्टूडियो में बैठ के इस तरह की जो एक थोड़ी सी अनयूजुअल सी चीज़ हमारे सामने आ जाए उसके ऊपर अपने जज्बात को काबू रखना और ख़ास तौर पे हंसी को काबू रखना अगर वो इस तरह की कोई न्यूज़ हो। तो बहरहाल वो जो न्यूज़ एंकर थे वो ना रख सके और वो बेख्तियार हंस पड़े और ये चीज़ फिर एक वायरल भी हुई और हमने देखा। And now a 57-year-old man who was caught speeding at almost 200 kilometers per hour a couple of months ago refused to pay his speeding fine, claiming that everything he does is fast. According to the man, he eats fast, he sleeps fast, he drives fast, he reads fast, and he even walks fast. When he had to appear on court today, he explained the same thing to a Western Cape judge who replied, "Let's see how fast you can do a 6 months in prison." My apologies. बहरहाल स्टूडियोज़ में इस तरह की सूरत हाल का सामना भी करना पड़ता है और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में जो इस चीज़ को रोकना। बहरहाल नाज़रीन, आज का जो फर्स्ट सेगमेंट है वो उसका अख्ताम की जानिब बढ़ रही है। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे मैंने आगाज़ में कहा था एक सरप्राइज़ भी है आपके लिए, तो देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, गुड इवनिंग। लंदन में एक मरतबा फिर खुशामदेद। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। नाजरीन, मैंने जिक्र किया था कि एक बहुत ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ है आपके लिए। नीलम अगरचे यहाँ पे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन वो आपको आज सैर करवा रही हैं और वो भी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में मौजूद हैं। देखते हैं कि आज वो हमें कहाँ की सैर करवा रही हैं और इसमें ख़ास क्या है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम और आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू। आपने सही पहचाना, मैं पहुँच चुकी हूँ लंदन से लाहौर और दिल थाम कर बैठे हैं। आपको लाहौर के जितने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं आपको सैर भी कराऊंगी। जैसे कि लंदन में हम आपको सैर करा रहे थे, कैम्ब्रिज पे आपको लेकर गए थे और अब मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पर पाकिस्तान में। कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारी जो कम्युनिटी रहती है बाहर, इंग्लैंड स्पेशली अगर बात की जाए तो बहुत सालों लग जाते हैं पाकिस्तान आने में और बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो इन लैंडमार्क्स में जो कि यकीनन आपने देख रखे होंगे क्या तब्दीलियाँ आई हैं, आज मैं सबसे पहले आपको वही बताऊँगी। और पहुँची सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क लाहौर का, पाकिस्तान का, जिसकी तारीख में इंतहाई मैं कह सकती हूँ इम्पोर्टेंट है। ये ना हो, ये लैंडमार्क ना होता, ये जगह ना होती, पाकिस्तान में शायद ना होता। और यहीं से जद्दोजहद का आगाज़ हुआ था और जद्दोजहद को सारे मिल के सबने हकीम फैसला कर लिया था कि अब पाकिस्तान लेकर रहना है। तो आज मैं यहीं से आपको बताऊंगी, इसकी सैर कराऊंगी, क्या क्या यहाँ पर तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। मिंटो पार्क से ग्रेटर इकबाल पार्क बन चुका है। यहाँ पर क्या कुछ होता है, फैमिली के साथ किस तरह से इंजॉय करती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस शो में बताने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको हिस्ट्री तो थोड़ी बताई है। यहाँ पर मीनार तो बनाया ही गया है याद में, उस खूबसूरत याद में कि जो हम कभी भूलना नहीं चाहते और हम ये नहीं चाहते कि वो कभी तारीख का हिस्सा बने। लेकिन ये मैदान यहाँ पर, जिसको उस वक्त मिंटो पार्क कहा जाता था, ग्रेटर इकबाल पार्क बनाया गया है। ग्रेटर इकबाल पार्क में क्या कुछ है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से फैमिलीज आती हैं। यहाँ तक के जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी ये जगह बड़ी अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आखिर कहाँ पर जो बड़े ज़मीर के मुसलमान थे वो इकट्ठे हुए थे
और उन्होंने ये अहद किया था कि उनको अपने लिए एक अलग मुल्क चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो ये अहद जिस जगह उन्होंने किया था तो वो ख़ास तौर पर इस जगह को देखने के लिए आते हैं। इस वजह से जो यहाँ पे गवर्नमेंट्स होती हैं वो ख़ास तौर पर तवज्जो देती हैं कि इस जगह को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए, टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाए। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हर गवर्नमेंट यहाँ पर ख़ास तौर पर इकदाम करती है। ये जो ग्रेटर इकबाल पार्क है इसमें आप ग्रीनरी तो आप हर तरफ देख रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर दरख्त जो हैं वो भी लगाए गए हैं और फाउंटेन्स बनाए गए हैं यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो टूरिस्ट अट्रैक्शन हम कह सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो फूड स्टॉल्स हैं, फूड पॉइंट्स जो हैं वो भी हैं। और ख़ासतौर पर जो लाहौर के खाबे स्पेशली जैसे गोलगप्पे हो गए, दही बड़े हो गए, इस तरह की हम फूड पॉइंट्स वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। बच्चों के लिए भी यहाँ पर राइड्स भी लगाए गए हैं। एक पूरा एक फैमिली इन्वायरमेंट इस पार्क के अंदर बनाया गया है। गो के इसको पॉलिटिकल रैलीज़ के लिए, गैदरिंग्स के लिए भी इस पार्क को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और हर वो सियासी जमात जो ये समझती है कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि कोई आम सियासी जमात यहाँ नहीं आ सकती, जिसको पता हो कि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है वो ही यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि पोल खुल जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हमने देखा कि बड़े बड़े इज्तिमात यहाँ पर होते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी बात है कि फैमिलीज़ के लिए एक जगह, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में इसको हम गार्डन्स का शहर भी कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पार्क्स हैं। पाकिस्तान के जो दूसरे शहर है उसकी निस्बत लाहौर को ये खासियत हासिल है और उसी खासियत के नतीजे में ये ग्रेटर इकबाल पार्क है, ये भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ पर भी दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। दरख्त लगाए हुए हैं क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत होती है, तो मैंने देखा कि जो दरख्तों की छाँव है उसमें बैठ के सुस्ता भी रहे होते हैं, इंजॉय भी कर रहे होते हैं। गर्मी हो या सर्दी हो, यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर टूरिस्ट आना कभी भी बंद नहीं होते। तो जी मैं सब मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान में, और जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तानी हैं वो जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान की हमारी तारीख में क्या अहमियत है। 23 मार्च 1940 को बड़े सगीर के मुसलमानों ने ये मीनार सब बना नहीं था, लेकिन किसी पार्क में, किसी मैदान में एकत्रित होकर ये अहद किया था कि आप उनको अपने लिए, अपनी अलग शनाख्त के लिए दो कौमी नजरिए के तहत अलग होना चाहिए। हिस्टोरिकली मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगी, आप जानते हैं, लेकिन इस मीनार के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी कि जब ये फैसला इस जगह पर हुआ, तो पाकिस्तान जब क़याम पाकिस्तान हुआ, उसके बाद पाकिस्तान बना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर यकीनन ऐसी कोई आइकॉनिक लैंडमार्क होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो याद रखें कि इस जगह की क्या अहमियत है। और इसी सिलसिले में 1960 में इस मीनार के ऊपर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं काम शुरू होता है, और 1968 में ये मीनार मुकम्मल हो जाता है। आप ये भी जानते हैं कि उस वक्त जो पाकिस्तान के हालात थे, फाइनेंशियल कंडीशन थी, तो खैर कभी अच्छी नहीं रहती, चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन उस वक्त तो स्ट्रगल कर रहा था पाकिस्तान, तो बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं थे इसको बनाने के लिए। फिर ये हुआ कि जो उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट थी, उन्होंने एडिशनल टैक्सेस लगाए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, और उन एडिशनल टैक्सेस से जो रकम इकट्ठी हुई वो सारी इस पर इन्वेस्ट की गई और सबसे पहले ये मीनार बनाया गया। ये मीनार जो है इंतहाई खूबसूरत है। अगर आप इसका पूरा आर्किटेक्चर देखें, ऐसा लगता है कि जो फूल है वो कोई खिलता हुआ फूल, आप अगर देखें इसकी बिल्डिंग ऐसे आपको दिखाई देगी। 70 मीटर्स इसकी जो है वो लेंथ है, लंबाई है, और आप सीढ़ियों की मदद से, एलिवेटर की मदद से जो बिल्कुल टॉप जगह है वहाँ तक भी जा सकते हैं। लेकिन चूँकि कुछ जज्बाती मनचले भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से अब थोड़ा सा जो टूरिस्ट है उनको दूर रखा जाता है कि ऊपर जाकर कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसकी वजह से इस जगह की जो हुर्मत है, जो हमें अकीदत है, उसके ऊपर कोई हर्फ आ सके। लेकिन फिर भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, सारा दिन रहते हैं, और टूरिस्ट को बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए यहाँ पर नक्शो निगारी में कह सकती हूँ, जो आर्ट वर्क यहाँ पर किया गया है वो भी अपनी नोयत का एक अलग ही उसकी खूबसूरती है। उर्दू ज़बान में, बंगाली ज़बान में और अंग्रेज़ी ज़बान में यहाँ पर जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम
वो लिखा गया है यहाँ पर। मुख्तलिफ जो पुरानी आयात हैं वो यहाँ पर हमें नजर आती हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, और साथ ही साथ हमें बहुत सारे जो अल्लामा इकबाल हैं उनके आशार भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये इसकी बात है। और सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत है वो इसका वाइट मार्बल है, कि वाइट मार्बल की वजह से जिसने भी ये फैसला किया होगा, यकीनन बहुत समझ के फैसला किया गया होगा, क्योंकि रात के वक्त भी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको इसी तरह से दूर से, बेशक अंधेरा हो और आपको इस जगह कुछ दिखाई ना दे, लेकिन आपको मीनार पाकिस्तान जो है वो अंधेरी रात में भी दूर से दिखाई देगा, जिसका क्रेडिट हम इसके बनाने वालों को और ये प्लान बनाने वालों को दे सकते हैं, जिन्होंने वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ मौक़ों पे, जैसे जश्न आज़ादी के मौके पर और इस तरह से जब पाकिस्तान डे होता है उस मौके पर हम देखते हैं कि इसको सजाया भी जाता है, यहाँ पर चरागा भी किया जाता है, यहाँ पर आतिशबाजी भी की जाती है। लेकिन आम दिनों में भी इसको टूरिस्ट के लिए खुला रखा जाता है और लोग आते हैं, अपनी यादें ताज़ा करते हैं, अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाते हैं और उस अजीम कुर्बानी को बड़े तरीके से उसको भी याद करते हैं। खैर, सीरियस बातें बहुत सारी हो गई। ग्रेटर इकबाल पार्क में और भी बहुत कुछ है टूरिस्ट के लिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। और ग्रेटर इकबाल पार्क की जो सबसे खूबसूरत बात है, या इस जगह की सबसे खूबसूरत बात है, कि यहाँ पे सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं है, बल्कि लाहौर की जितनी भी मैक्सिमम तारीखी इमारतें हैं वो हमें यहाँ आसपास में मिल जाती है। सबसे ज़्यादा तारीखी इमारत आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बादशाही मॉस्क। ये एक वक्त में दुनिया की, और स्पेशली अगर इस वक्त की बात की जाए तो इसकी जो बड़ी मसाजिद हैं उसमें से एक समझा जाता था। आज भी अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद का इसको एजाज़ हासिल है। एक वक्त में 1 लाख लोग इसमें नमाज अदा कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसका आर्किटेक्ट भी वो मुग़ल दौर की हमें याद दिलाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इसके इस वक्त आपको मीनार दिखाई दे रहे हैं, और यकीनन मैं अपने आने वाले शोज़ में आपको बादशाही मॉस्क के अंदर भी लेके जाऊँगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आप मीनार पाकिस्तान ही आते हैं, ग्रेटर इकबाल पार्क ही आते हैं, तो पूरे दिन का प्लान बनाकर आए, खाना लेकर आए, पानी साथ लेकर आए, क्योंकि गर्मी बहुत है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी इमारतें आपको आसपास में ही मिल जाएंगी। आप मीनार पाकिस्तान आए और यहाँ पर बैठ के जो फूड पॉइंट्स हैं उनके दही बड़े या गोलगप्पे ना खाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ खास ही बात है, या फिर यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो कि दही बड़े बनाते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने अभी दही बड़े खाए हैं और यहाँ बहुत सारे लोग अभी भी आए हुए हैं और मौसम थोड़ा सा बेहतर है तो यहाँ पर बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चूँकि उन्होंने कभी, शायद उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कभी पाकिस्तान आए नहीं होंगे, तो दही बड़े खाने का जो तरीका है ना वो है बहुत मुश्किल है। ये एक आर्ट है, ये एक सेंसिटिव चीज़ है जिसको आप बेध्यानी में नहीं खा सकते। जैसे आम खाने में लोगों की मुश्किलात होती है ना, इसी तरह से दही बड़े खाने भी एक आर्ट है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये आपको बताऊँगी कितने मज़ेदार है। राउंड है और उसके बाद एंजॉय करके मंजर को आसपास बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है और ट्रेन की भर्ती होती है यहाँ पे, उसमें भी लोगों को मुझे ग्रेटर इकबाल पार्क की सैर कराई जाती है क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है और ये बच्चों के लिए हमने देखा कि राइड्स वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ पर फैमिलीज आती हैं, बच्चे इंजॉय भी करते हैं और साथ साथ ये जो आप दीवारें दर और दीवार देख रहे हैं
ये हमें मुगल दौर की यादें भी ताज़ा करती है, क्योंकि इतनी भी यहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो इसके बिल्कुल ही करीब है। और ये हम पत्तों के पास से गुजर के अब आगे जा रहे हैं। साथ साथ अब ये टर्न लिया है और ये आप इस तरफ देख सकते हैं, आपको मीनार पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा होगा। साथ साथ ये बच्चों के लिए राइड्स लगाए गए हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बसेस आती हैं टूरिस्ट की भर भर के मुख्तलिफ शहरों से और वो यहाँ पर आकर इंजॉय करते हैं। तो ये जो आज हमारा वन डे ट्रिप था मीनार पाकिस्तान से और लाहौर की यादें जो मैंने ताज़ा की होंगी लंदन में और इंग्लैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में आप घर में बैठ के आपने जो लाहौर की सैर की है, बिलखुसूस मीनार पाकिस्तान की सैर की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा और थाम के बैठे अभी आपको लाहौर की और पूरे पाकिस्तान की सैर भी कराऊंगी और सारी जो इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं अब वो भी आपके सामने लाऊंगी, जिसके सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और लाहौर से वापस लंदन स्टूडियोज़ में एक मरतबा फिर आपको खुशामदेद। लाहौर में नीलम हमारे साथी जो हमें सैर करवा रही थी मीनार पाकिस्तान की, और बहुत डेवलप हो चुका है। अगर हम इतराफ़ का इलाका देखें, यकीनन आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जो लाहौर जाते हैं और या वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, देख के आए हों। लेकिन अगर मैं याद करूँ तो गालबन 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, शायद मैं उस तरफ नहीं मेरा जाना हुआ। तो बहुत अच्छा लगा देख कर, और ख़ास तौर पर जैसे नीलम ने उसकी हिस्ट्री के हवाले से बताया, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उस हवाले से बताया, लोग जिस तरह से आ रहे हैं, और साथ कुछ गोल गप्पों का जिक्र भी था। और लाहौर का व्लॉग हो, लाहौर की सैर हो, लाहौर की बात हो, तो उसमें खाबे तो अज़ खुद एंट्री मार ही देते हैं। बहरहाल एक मज़ेदार जो सैर थी वो करवाई, और अभी मज़ीद भी कुछ जगहों की वो हमें करवाएंगी। जो हमारी आने वाली मज़ीद एपिसोड्स हैं उसमें हम उसको शामिल करते रहेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप भी किसी जगह की सैर करना चाहते हैं लाहौर के हवाले से, पाकिस्तान में कहीं की भी, तो आप यकीनन हमें ईमेल में बता सकते हैं, हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, और हम नीलम से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस जगह की भी सैर हमें करा दें। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान सेगमेंट है वो भी मौजूद है, उसमें भी हम एक बहुत काबिल जो न्यूज़ एंकर हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे और उनसे डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जिस तरह से ख़वातीन मीडिया की फील्ड में काम कर रही हैं, उनको क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं। अगरचे अब तो हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में जो ख़वातीन हैं, यंग जो गर्ल्स हैं, वो इस फील्ड का हिस्सा हैं और बहुत प्रोमिनेंट भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो इस फील्ड का हिस्सा हैं, इसमें अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन यकीनन बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे सहरिश मंसूर से। बहुत अरसे से मीडिया का हिस्सा है, तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसा इनको हो चुका है, और यकीनन आप में से हर फ़र्द इनको जानता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो बड़े चैनल्स हैं उनके साथ काम कर चुकी हैं, रिपोर्टिंग से उन्होंने आगाज़ किया था। तो सहरिश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं, टाइम देने का शुक्रिया। आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि कैसा रहा ये जो इतना एक तवील सफ़र था मीडिया के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें कि मीडिया फील्ड का वो हिस्सा होती हैं, और ख़ास तौर पे चूँकि आपने ख़ुद भी रिपोर्टिंग से आगाज़ किया था, और रिपोर्टिंग को वैसे भी एक मुश्किल फील्ड समझा जाता है और कहा जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें तो रिपोर्टिंग में नहीं आना चाहिए क्योंकि आउटडोर्स करने होते हैं, मौसम सख्त होता है, धूप भी होती है। तो कैसा रहा ये सफ़र, कैसे चैलेंजेस आपको दरपेश हुए? अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है ना, तो 2 चीज़ें उसके लिए बहुत अहम हैं। सबसे पहले कि आपको खुद पर एतमाद होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन से इंटरव्यू करना कोई बहुत आसान काम नहीं होता। सो यू नीड टू नो मोर एंड मोर। आपके पास जितनी नॉलेज होगी उतने आप कॉन्फिडेंट नज़र आओगे। तो सबसे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे कहा कि लड़की होते हुए रिपोर्टिंग करना वाक़ई में बहुत चैलेंजिंग होता है। हमारी सोसाइटी का माहौल आप जानती हैं, और फिर जब लड़की निकले ना माइक लेकर, तो फिर वो सेंटर ऑफ अटेंशन होती है। फिर बहुत सारे लोग जो है वो आपको धक्के भी दे रहे होते हैं। बहुत सारी रिपोर्टिंग आपको प्रोटेस्ट के माहौल में करनी होती है, हड़तालें होती हैं, अमन अमान की सिचुएशन ख़राब होती है। इन सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जब आप सड़क पर रिपोर्टिंग करने के लिए निकलते हैं, तो वाक़ई इसके लिए बहुत करेज चाहिए। लेकिन इससे एक फ़ायदा ज़रूर होता है, बहुत सारे डर आपके दूर हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कराची जैसे शहर में, जहाँ पर बड़े उन दिनों हालात ख़राब होते थे। तकरीबन 2.5 साल मैंने रिपोर्टिंग की। जी सहरिश, अच्छा सहरिश, रिपोर्टिंग के बाद आपने एंकरिंग का रुख किया
और हम भी अगर अपने दौर की बात करें तो अमूमन जो फ़र्द भी मीडिया स्टडीज़ में जाता था उसका ख्वाब यही होता था कि भी मैंने तो एंकर बनना है। एक क्रेज़ नज़र आता था, लोग बहुत कंपटीशन भी था और बहुत मेहनत करते थे यकीनी तौर पे जो भी एंकर्स फिर स्क्रीन के ऊपर आते भी थे। तो इस फील्ड के हवाले से भी बताइएगा, कैसा लगा ये सफ़र, कैसा था, कैसे चैलेंजेस दरपेश आए आपको? मुझे ऐसा लगता है कि एंकर होने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो होना चाहिए खुद एतमादी। और खुद एतमादी वक्त के साथ साथ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता जाता है, आप जैसे जैसे सीखते रहते हो। मैंने ज़ाहिर है बहुत चैलेंज फेस किया, वो इस तरह से कि जिस वक्त मैं मीडिया इंडस्ट्री में आई तो उस वक्त बहुत सारे नए चेहरे आए थे। आप इस तरह से समझ लें कि पुराने जो लोग थे वो सीनियर कुर्सियों पर जाकर बैठ गए थे और जो हमारा दौर था उसमें हम बड़े नए-नए थे, तो हमारे पास बड़ा चांस था, बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी कि हम जो है अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें मौका मिल सकता है। अब तो आप देखें ना कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री भी इतनी छोटी-सी है, वो मज़ीद भी श्रिंक हो गई है, इतने लोगों को निकाला भी, सारे हालात आपके सामने हैं। तो वो जो वक़्त था, वो बड़ा गोल्डन टाइम था हमारे लिए। समा मेरा एक ऐसा चैनल था जिस पर मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि प्रेशर में काम करना, दबाव में काम करना मैंने समा में सीखा। तो एज़ एन एंकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब आप एंकर होते हो तो यू नीड टू नो अ बिट ऑफ एवरीथिंग। तो इस चीज़ से भी आप बड़ा सीखते हो कि एटलीस्ट आपको बहुत सारी जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है आपको मिल रही होती है। तो बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया, एक नई दुनिया देखी। मतलब घर में बैठकर इट्स टोटली डिफरेंट, और जब आप मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हो और आप स्क्रीन फेस हो तो फिर इट्स लाइक अमेजिंग जॉब। जी, अच्छा सहरिश, नए आने वाले अफराद के हवाले से अगर बात करें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं, कितना मुश्किल है अगर मीडिया फील्ड की ओवरऑल बात करें इसमें जगह बनाना? क्योंकि आगाज़ में तो आते थे तो इसमें यकीनी तौर पे पैसा भी था बहुत और फिर शोहरत भी थी, लेकिन अब दोनों चीज़ें श्रिंक हो गई हैं और डिजिटल मीडिया के आने से शोहरत वाला आंसर भी काफ़ी कम हो गया है, पैसा तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कम हो रहा था। तो नए आने वालों को क्या कहेंगे? ये जो इंडस्ट्री है ना, ये आपको सिर्फ कमाना नहीं सिखाती, बल्कि ये आपको जीना भी सिखाती है। ये आपको उठने बैठने का तौर तरीका भी सिखाती है, क्योंकि इसमें आपका इंटरेक्शन हर किस्म के लोगों से होता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो लॉयर्स हों। तो अगर ख़वातीन जो है वो मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहें तो उनको खुद को बहुत ज़्यादा ग्रूम करने का मौका मिलता है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैंने अपने बहुत सारे राइट्स मुझे पता चले जो कि मैं नहीं जानती थी। मुझे बहुत सारी वो चीज़ें पता चली जो कि मुझे पता होनी चाहिए थी। मुझ में एक सिविक सेंस होना चाहिए था जो कि आम तौर पे हमारे लोगों में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक खातून के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त ये जो है वो आपका करियर हो सकता है। इसमें आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ लोगों को सिखाते हो, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग आपकी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियली इस चीज़ को देखूँ तो हाँ, जैसे आपने कहा कि अब उस तरह का चार्म भी नहीं रहा है। एक हमारी सैलरीज़ बड़ी अच्छी हुआ करती थी और एक एंकर की बड़ी इज़्ज़त बड़ी इज़्ज़त हुआ करती थी कि आप टीवी पर आते हैं एंड यू नो एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कि बहुत सारी लड़कियाँ ख्वाहिश ज़रूर करती हैं मगर किसी-किसी को मिलता है। तो मैं ये कहूँगी उन लड़कियों से कि जो इस प्रोफ़ेशन में अगर आना चाहती हैं, अगर वो सीरियस हैं और वो बहुत मेहनत कर सकती हैं, तो वो ज़रूर आएँ। अपना 100% से भी ज़्यादा इसके अंदर देना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको सिर्फ़ पढ़ना नहीं बल्कि कैसे ऑन स्क्रीन इंटरैक्शन होता है, ये सब कुछ आप वक़्त के साथ सीख तो जाते हो, लेकिन परफ़ेक्शन जभी आती है जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। और अब ये वो वक़्त है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत मीडियोकर किस्म का आपका माइंडसेट है और आपने बस कमाना है, आपने बस खबरें पढ़नी है, टीवी पे आने का आपको शौक है, आपको अच्छा लगना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप शायद 1 डेढ़ साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि जगह आप अपनी नहीं बना सकेंगे। तो अगर आप आना चाहते हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं रहा जितना ये 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले आसान था। अब बहुत चैलेंजिंग हो गया। जी, अच्छा सहरिश, बिल्कुल आपने तफसील से इस हवाले से भी गुफ्तगू की। आखिर में बिल्कुल प्रोग्राम के मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि लड़कियों का इस फील्ड में आना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चूँकि मिक्स कर दिया जाता है मीडिया इंडस्ट्री को शोबिज़ के साथ। तो आपको अगर हम बात करें आपको ये चैलेंज कितना फेस करना पड़ा और इस राह में क्या मुश्किलात आई? अब इसमें जो है ना आपको थोड़ा-सा क्लासिफ़ाइड करना पड़ता है चीज़ों को। एक आपकी फैमिली होती है, उसके बाद आपकी ख़ानदान वाले होते हैं, उसके बाद फिर आपकी सोसाइटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पहला ज़ाहिर आपको फ़ीडबैक आपकी फ़ैमिली से मिलता है, तो वो आपके लिए सबसे अहम होने चाहिए। मेरी फ़ैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मतलब मुझे कभी ये नहीं कहा कि हाँ, तुम मीडिया में काम करोगी, मीडिया में अच्छी लड़कियाँ नहीं होती। मैंने कभी नहीं अपने भाई या अपने फ़ादर से या मैंने हमेशा उनका जो रवैया है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव देखा।
हाँ, बिल्कुल, जो कुछ नसीहतें वालिदैन अपने बच्चियों को करते हैं, वो उन्होंने मुझे ज़रूर की और जो कि करनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम इस फ़ैमिली से बाहर निकले ना, अगर हम ख़ानदान वालों की बात करें, तो देखें, वो तो फिर बातें बहुत सारे लोगों का सबका अपना अलग-अलग परसेप्शन होता है, लेकिन करना वही चाहिए जो आपका दिल चाहे। तो मैंने कभी उन लोगों को सुना ही नहीं, ना मैंने कभी उनका प्रेशर लिया, वो शायद इसलिए क्योंकि मेरी फ़ैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। न्यूज़ का मतलब ये है नॉलेज, लोगों को एजुकेट करना। तो जो लोग पढ़े लिखी सोसाइटी में बैठ के काम करते हैं ना और पढ़े लिखे लोगों के दरमियान बैठ के काम करते हैं, तो वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी शायद एक्सेप्ट करने में तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी सहरिश, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी दिया और इस हवाले से जो पाकिस्तान में मीडिया की फील्ड में ख़वातीन को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस माहौल का सामना करना पड़ता है और जो उनके लिए चैलेंजेस हैं और उसके साथ साथ जो उस फील्ड के अंदर इसके तकाज़े हैं, उस हवाले से भी आपने तफसील में गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए और हम दुआगो हैं आपकी खैरियत के लिए, और ये दुआ भी है कि आप भी खैरियत से रहें, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी खैरियत से रहें और आपका वक्त अच्छा और मस्बत गुजरे। अल्लाह हाफिज़।